Hello everyone, welcome. Now we will study the subject recent advances of DRT part सेकंड। जैसा कि आपको पता है रिसेंट एडवांसेस में अपना टॉपिक चल रहा था कंप्यूटर टोमोग्राफी सीटी स्कैन। कंप्यूटर टोमोग्राफी के अंदर हम इक्विपमेंट्स के बारे में दैट मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ द सीटी स्कैन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने इसके दो कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। एक था उसका कंट्रोल कंसोल और दूसरा था आपका कंप्यूटर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इसके आगे के जो कंपोनेंट्स रह गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार पीछे के लेक्चर का शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी होती क्या है। इससे पहले आपको समझना होगा कि टोमोग्राफी क्या होती है, और टोमोग्राफी आपको पता है कि एंगल देके की जाने वाली रेडियोग्राफी क्या कहलाती है, टोमोग्राफी कहलाती है। बट टोमोग्राफी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वहाँ पे इमेज रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सारी इक्वेशंस सॉल्व करनी पड़ती हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, कंप्यूटर करता है। दैट मीन्स कंप्यूटर की सहायता से अपन क्या करते हैं, बॉडी की क्रॉस सेक्शनल इमेजेस लेते हैं इस रेडियोग्राफी के अंदर या फिर इस डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के अंदर। इसे टोमोग्राफी कहा जाता है और इसे कंप्यूटर टोमोग्राफी कहा जाता है, बिकॉज हम इसके अंदर कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है यहाँ पे। ठीक है, अब अपन बात कर रहे थे यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स में हमने दो कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था मेनली। एक था आपका कंट्रोल कंसोल और दूसरा था आपका कंप्यूटर। सबसे पहले अपन बात करते हैं कंट्रोल कंसोल की। तो कंट्रोल कंसोल की अगर बात की जाए तो आपके जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, अपन बात करें यहाँ पे ना ही किस कोई रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की ना ही अपन मेडिकल डिपार्टमेंट की, कोई भी आपकी जो मशीन है, मशीन का कंट्रोल कंसोल का मतलब यही होता है कि उस जगह से, ठीक है, या फिर उस कंपोनेंट से आप पूरी मशीन को कंट्रोल कर सकते हो, उसको चलाना, उसको बंद करना, उसकी स्पीड, उसके जितने भी मूवमेंट्स हैं, जो भी सारी चीज़ें आप वहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हो। उस स्थान को या फिर उस कंपोनेंट को क्या कहा जाता है, कंट्रोल कंसोल कहा जाता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे अपन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में अपने कंट्रोल कंसोल बहुत सारे होते हैं। एक्सरे मशीन के होता है, सीटी मशीन, एमआरआई मशीन, सोनोग्राफी, जितनी भी आपकी मशीन है सबका कंट्रोल कंसोल होता है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं सीटी मशीन के कंट्रोल कंसोल की। सिटी मशीन के कंट्रोल कंसोल का मतलब यह है कि ऐसा कंपोनेंट, ऐसा स्थान जहां से हम पूरी की पूरी सिटी मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स उसको कैसे मूव कराना है, कैसे उसको स्टार्ट करना है, कैसे एक्सपोजर देना है, कैसे डिटेक्टर को मूव कराना है, कैसे रेडिएशन, सारी चीज़ें जो भी हैं वो आप वहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, मेनली कंट्रोल कंसोल के अंदर आपने पढ़ा था कि तीन प्रकार के कंट्रोल कंसोल होते हैं। एक आपका सिटी के रूम में होता है, ठीक है, वो किसके लिए होता है, टेक्नोलॉजिस्ट के लिए होता है। एक आउट ऑफ द सिटी रूम, वो भी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए होता है, इमेज को प्रोसेस कराने के लिए। और एक कंट्रोल कंसोल होता है आपका फिजिशियन या फिर रेडियोलॉजिस्ट या फिर डॉक्टर के लिए, ताकि वो इमेजेस को देख सके। तो मेनली यहाँ पे आपको तीन कंट्रोल कंसोल मिले थे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कंप्यूटर की। अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो जैसा आपको बताया था कि जो टोमोग्राफी है, ठीक है, टोमोग्राफी एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है जिसके बेस पे हम रेडियोग्राफी करते हैं किसी भी ऑर्गन की। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे इक्वेशंस सॉल्व करनी पड़ती है जब आप इमेज बनाते हो। तो उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे किसको काम में लिया, कंप्यूटर को काम में लिया। और यहाँ पे कंप्यूटर थाउजेंड्स इक्वेशंस सेकेंडों में सॉल्व कर देता है। ठीक है, इमेज को रिकन्स्ट्रक्शन जो होता है वो भी वो सेकंडों के अंदर, सेकंड्स के अंदर, कुछ मिली सेकंड्स के अंदर वो कर देता है। तो इस वजह से यहाँ पे कंप्यूटर का जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है, इमेज को कंस्ट्रक्ट करना, इमेज को बनाना, बहुत सारे इक्वेशंस को सॉल्व करना। उसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर, वो सब कुछ ये काम करते हैं। तो इसके लिए हम वहाँ पे कंप्यूटर काम में लेते हैं। अब अपन बात करेंगे जो आपका नेक्स्ट कंपोनेंट है, जिसका नाम आपने गैंट्री सुना था वहाँ पे कल के लेक्चर में, दैट मीन्स अपने लास्ट लेक्चर में। तो उसके बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे, गैंट्री के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि गैंट्री के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका गैंट्री बड़ा टॉपिक है एक। गैंट्री, द गैंट्री हैव फोर पार्ट्स। गैंट्री आप लोगों ने एक जगह और भी पढ़ा होगा, जैसे आपकी टेलीकोबाल्ट मशीन थी उसमें भी आपका गैंट्री आता है, जैसे आपकी लिनेक मशीन होती है उसमें भी गैंट्री आता है। तो गैंट्री मेन का मशीन का जो मेन पार्ट होता है, जहाँ पे आपकी एक्सरे ट्यूब होती है, जहाँ पे आपका एक्सपोजर होता है, ठीक है,
जहाँ पे आपके डिटेक्टर्स लगे होते हैं। तो ये जो पूरा पार्ट होता है मशीन का, ये किस में आता है? आपका गैंट्री में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे गैंट्री के अंदर गैंट्री को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब गैंट्री के अंदर 4 कंपोनेंट अपन ने यहाँ पे डाले हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका एक्सरे ट्यूब, ठीक है। सेकेंड है कोलिमेटर एंड फिल्ट्रेशन। कोलिमेटर और फिल्ट्रेशन के बारे में, फिल्ट्रेशन फिल्टर्स जितने भी होंगे वो आपके किस में आएंगे? गैंट्री के अंदर ही आएंगे, ठीक है। थर्ड आता है आपका डिटेक्टर। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी नॉर्मल रेडियोग्राफी आप करते हो वहाँ पे आपके पास डिटेक्टर की जगह पे एक्सरे फिल्म होती हैं, ठीक है। दैट मीन्स आप एक्सरे फिल्म पे इमेज लेते हो, बट यहाँ पे एक्सरे फिल्म्स नहीं होती हैं, आप एक्सरे फिल्म्स पे इमेज नहीं लेते हो। यहाँ पे डिटेक्टर्स लगे होते हैं, रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं वो, और फिर उनकी हेल्प से हम यहाँ पे इमेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, इमेज बनाते हैं। HV जनरेटर, हाई वोल्टेज जनरेटर, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन मेनली बात करें डिटेक्टर्स की, तो डिटेक्टर का मतलब क्या हुआ? रेडिएशन को डिटेक्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? जैसे आपके एक्सरे ट्यूब से रेडिएशन निकली, पेशेंट की बॉडी पे गिरी, बॉडी पे गिरने के बाद में क्या होगा? जैसे पेशेंट की बॉडी से ट्रांसमिट होगी तो वहाँ पे नीचे डिटेक्टर्स लगे होंगे। उन डिटेक्टर्स का क्या काम होगा कि कितनी इंटेंसिटी से रेडिएशन आ रही है वो उनको डिटेक्ट करेंगे और उनके अकॉर्डिंग वो इमेज बनाएंगे। अब अगर यहाँ पे बात करें अपन रेडिएशन डिटेक्टर की, तो जैसा कि आपका सब्जेक्ट है रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के अंदर आपका टॉपिक आता है रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट, ठीक है। वहाँ पे अपन कुछ प्रिंसिपल्स भी पढ़ते हैं और कुछ डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ते हैं। उन डिवाइसेस का काम क्या होता है? रेडिएशन को डिटेक्ट करना, बट वहाँ पे हम उनको डोजीमेट्री के लिए काम में लेते हैं। बट यहाँ पे जो डिवाइसेस हम काम में लेंगे, ठीक है, उनका प्रिंसिपल वही होगा, बट यहाँ पे उनको हम किसके लिए काम में ले रहे हैं? इमेज कंस्ट्रक्शन के काम में ले रहे हैं, ठीक है। कोलिमेटर, नॉर्मल कोलिमेटर आपको पता है क्या होता है? फील्ड साइज को कम ज़्यादा एडजस्ट करने के लिए, फिल्ट्रेशन, बीम को फिल्टर करने के काम में आता है। जनरेटर, हाई वोल्टेज सप्लाई देने के काम में आता है। और एक्सरे ट्यूब, एक्सरे को प्रोड्यूस करने के काम में आती है। तो ये 4 कंपोनेंट है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट कंपोनेंट है जो गैंट्री का, वो है एक्सरे ट्यूब। तो एक्सरे ट्यूब से हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सरे ट्यूब में क्या होता है। यहाँ पे सीटी की मशीन में स्पेशल क्या पाया जाता है एक्सरे ट्यूब में, ठीक है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब ऑपरेट्स विथ 3 फेज और हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर। जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर आपके रेडिएशन फिजिक्स में आपने जनरेटर्स के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे आप जनरेटर के बारे में पढ़ते हो, सिंगल फेज जनरेटर, 3 फेज जनरेटर, या फिर ऐसे लो फ्रीक्वेंसी या फिर हाई फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स तो आपकी जो एक्सरे ट्यूब काम में, आपके एक्सरे ट्यूब के लिए जब आप ऑपरेट करते हो तो वहाँ पे आप सिंगल फेज जनरेटर काम में ले सकते हो। बट जो आपकी सीटी की मशीन होती है उसके लिए आपको 3 फेज जनरेटर काम में लेना होगा। दैट मीन्स हाई वोल्टेज सप्लाई, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज सप्लाई आपको चाहिए होगी। यहाँ पे जो आपकी वोल्टेज मिलेगी आपको, जो आप करंट अप्लाई कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए एक्सरे ट्यूब ऑपरेट्स विद, एक्सरे ट्यूब को चलाने के लिए विद हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर, या तो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर होगा या फिर 3 फेज जनरेटर होगा, ठीक है। एनोड हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 3.5 MHU to 8 MHU व्हेन ट्यूब ऑपरेट। एक्सरे सीटी मशीन की जब आप बात करते हो तो उसके कंपैरिजन में जो आपकी सीटी मशीन होती है उसकी एनोड की हीट कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे रेडिएशन भी ज़्यादा निकलती है, रेडिएशन कंटिन्यूस निकलती है। आपका जो एक्सपोजर टाइम होता है वो सीटी का, वो एक्सरे के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, यहाँ पे एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा मिलता है, आप केवी भी ज़्यादा लगा रहे हो, किलो वोल्टेज, और आपको दिख रहा है यहाँ पे आप 3 फेज जनरेटर यहाँ पे काम में ले रहे हो। तो यहाँ पे जो एनोड की हीट कैपेसिटी होगी दैट मीन्स वो भी ज़्यादा होगी, और वो कितनी होती है? 3.5 MHU से 8 MHU। अब यहाँ पे MHU क्या है इसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। M मीन्स मेगा, HU मीन्स हीट यूनिट, ठीक है। वैसे देखा जाए तो जो हीट की यूनिट होती है वो जूल होती है, ठीक है। बट एक यूनिट और होती है हीट की जिसको हम HU के नाम से जानते हैं, हीट यूनिट। इसका जूल के साथ क्या कनेक्शन होता है, क्या रिलेशन होता है, वो आप एक बार नोट कर लेना। 1 HU इज इक्वल टू 1.4 इंटू 1 जूल, ठीक है। अगर आप 1 जूल को 1.4 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो आपकी 1 HU के बराबर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बात की है मेगा की, ठीक है। तो मेगा आपको पता है कि यूनिट बहुत बड़ी होती है, 10⁻⁶ को मेगा बोला जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे 3.5 MHU मेगा हीट यूनिट और 8 MHU 8 मेगा हीट यूनिट। जब आपकी ट्यूब ऑपरेट करते हो आप तो उस वक्त एनोड पे इतनी हीट होती है, ठीक है।
फोकल स्पॉट साइज की बात की जाए तो फोकल स्पॉट साइज इसका बहुत छोटा होता है, 0.5 से 2 mm होता है। द एक्सरे ट्यूब इज माउंटेड विद इट्स एनोड कैथोड एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन सो दैट इट रिड्यूस हील इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे हील इफेक्ट की, कि हील इफेक्ट क्या होता है। हील इफेक्ट ये है, हमें यह बताता है कि जो आपकी रेडिएशन होती है एक्सरे ट्यूब में जब वो निकलती है तो उनकी इंटेंसिटी कैथोड की साइड में ज़्यादा होती है और एनोड की साइड में कम होती है। ठीक है, ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर डिस्कस किया था। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे जो हील इफेक्ट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है कि जो आपकी एक्सरे ट्यूब है उसकी जो एनोड कैथोड एक्सिस है, दैट मीन्स वो एक्सिस जो एनोड और कैथोड को ज्वाइन कर रही है वो पैरेलल होती है आपकी रोटेशन ऑफ द एक्सिस। दैट मीन्स जिस एक्सिस पे आपकी एक्सरे ट्यूब रोटेट करेगी यहाँ पे उसी एक्सिस के पैरेलल होती है आपकी एनोड और कैथोड की एक्सिस, जिसके कारण सीटी स्कैन की मशीन में हील इफेक्ट बहुत कम दिखाई देता है। ठीक है, द फोकल स्पॉट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द डिटेक्टर एरे। डिटेक्टर एरे दैट मीन्स डिटेक्टर्स की बात की गई है यहाँ पे। फोकल स्पॉट की अगर अपन बात करें, फोकल स्पॉट साइज यहाँ पे क्या करती है, डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द डिटेक्टर है। फोकल स्पॉट आपको ये बताता है कि कितनी इंफॉर्मेशन आपके डिटेक्टर्स तक पहुँच रही है या फिर नहीं पहुँच रही। ऑब्वियस बात है, अगर आप फोकल स्पॉट की साइज लार्ज रखोगे तो क्या होगा, स्कैटर रेडिएशन ज़्यादा होगी, पेनम्ब्रा ज़्यादा होगा, जिसके कारण आपकी टोटल इन्फॉर्मेशन डिटेक्टर्स तक नहीं पहुंच पाएगी। इसी वजह से हम इमेज की क्वालिटी अच्छी रखने के लिए फोकल स्पॉट को कम रखते हैं। एज फोकल स्पॉट इंक्रीजेस द इंफॉर्मेशन स्प्रेड ओवर लार्ज नंबर ऑफ डिटेक्टर एंड लिमिट्स द रिजोल्यूशन। बट अगर आप नंबर ऑफ फोकल स्पॉट्स यहाँ पे इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ फोकल स्पॉट्स इंक्रीज करोगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो डिटेक्टर्स तक पहुंचनी चाहिए थी वो ज़्यादा डिटेक्टर्स तक पहुंचेगी और अपने को इमेज का जो डाटा मिलना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। दैट मीन्स सिंपल सी बात है कि फोकल स्पॉट की साइज़ कम से कम होनी चाहिए और फोकल स्पॉट्स के नंबर ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, जिससे इमेज क्वालिटी आपको अच्छी से अच्छी मिल सके। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द गैंट्री विच इज़ नॉन एज कोलिमेशन एंड फिल्ट्रेशन। दैट मीन्स यहाँ पे अपन कोलिमेशन करेंगे। कोलिमेशन के लिए कौन कौन से कोलिमेटर काम में लिए जाते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए कौन कौन से फिल्टर काम में लिए जाते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, CT scan as used as 1 or 2 collimators which reduces patient dose and improve image contrast by limiting scatter radiation। जैसा कि आपने नॉर्मल रेडियोग्राफी के अंदर पढ़ा था कि आप सिंगल कोलिमेटर्स यूज करते हो। ठीक है, और कोलिमेटर के बाद आपने दो टाइप पढ़े थे, सिमेट्रिक कोलिमेटर और एसिमेट्रिक कोलिमेटर। दैट मीन्स आप केवल और केवल एक्सरे ट्यूब और पेशेंट के बीच में कोलिमेटर्स को काम में लेते हो। बट यहाँ पे दो जगह कोलिमेटर काम में लिए जाते हैं जिनको आप प्री और पोस्ट कोलिमेटर बोलते हो। प्री कोलिमेटर वो होते हैं जो एक्सरे ट्यूब और ह्यूमन बॉडी के बीच में लगाए जाते हैं, और पोस्ट कोलिमेटर्स वो होते हैं जो आपकी ह्यूमन बॉडी और डिटेक्टर्स के बीच में लगाए जाते हैं। आपको पता है कि कोलिमेटर का काम क्या होता है, फील्ड जो आपका फील्ड ऑफ व्यू है उसको सेट करना, उसको डिज़ाइन करना, उसको शेप देना। ठीक है, बट यहाँ पे जो आपके कोलिमेटर्स होते हैं उनका मेन वर्क होता है स्कैटर्ड रेडिएशन को लिमिट करना। दैट मीन्स स्कैटर्ड रेडिएशन को रोकना। ठीक है, नॉर्मल रेडियोग्राफी में आप स्कैटर्ड रेडिएशन को रोकने के लिए जो आपकी ट्रांसमिटेड रेडिएशन होती है, पेशेंट से जो रेडिएशन निकल के आपकी फिल्म तक पहुंच रही है, उनको आप वहाँ पे अगर कोई स्कैटर्ड रेडिएशन है उनको आप रोकते हो तो वहाँ पे आप एक कंपोनेंट काम में लेते हो जिसका नाम है ग्रिड। यहाँ पे आप ग्रिड काम में नहीं लोगे, यहाँ पे आप क्या लेते हो, सेकेंड कोलिमेटर ही काम में लेते हो। दैट मीन्स यहाँ पे उनको पोस्ट कोलिमेटर बोला जाता है जो क्या करते हैं, स्कैटर्ड रेडिएशन को रोकते हैं। ठीक है, CT स्कैन एज यूज एज 1 और 2, एक कोलिमेटर भी काम में ले सकते हैं और दो कोलिमेटर भी काम में ले सकते हैं। विच रिड्यूसेस पेशेंट डोज, जो क्या करते हैं, पेशेंट की डोज को कम करते हैं। एंड इम्प्रूव इमेज कॉन्ट्रास्ट, इमेज कॉन्ट्रास्ट को अच्छा करते हैं बाय लिमिटिंग स्कैटर रेडिएशन, स्कैटर्ड रेडिएशन को रोक के। सिंगल स्लाइस स्कैनर यूजेस 2 कोलिमेटर एज प्री एंड पोस्ट पेशेंट कोलिमेटर। जो आपकी सिंगल स्लाइस CT स्कैनर होती थी जिसमें केवल एक ही स्लाइस में इमेज ली जाती थी, वो जो CT स्कैन होती थी उसमें आप दो कोलिमेटर्स काम में लेते थे, एक प्री पेशेंट कोलिमेटर और दूसरा पोस्ट पेशेंट कोलिमेटर। ठीक है, पोस्ट पेशेंट कोलिमेटर आर आल्सो यूज्ड टू रिमूव द स्कैटर्ड फोटोन एज वेल एज कंट्रोल स्लाइस थिकनेस दैट रेंजेस 1 to 3 mm। जो आपका पोस्ट पेशेंट कोलिमेटर होता था, जिसकी अगर अपन लोकेशन की बात करें तो पेशेंट और डिटेक्टर के बीच में यह लगा होता है। इसका क्या काम होता था, मेनली यह जो आपकी ट्रांसमिटेड रेडिएशन होती थी उसमें से स्कैटर्ड रेडिएशन को यह
रेस्ट्रिक्ट करता है, लिमिट करता है, रोकता है, बट एज वेल एज कंट्रोल स्लाइस थिकनेस। इसका एक और क्या काम होता था कि ये स्लाइस की थिकनेस को कंट्रोल करता था। दैट रेंजेस 1 to 3 mm, जो आपकी रेंज, जिसकी रेंज कितनी होती है 1 से 3 mm तक, ये उसको कंट्रोल कर सकता था। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो कि प्री और पोस्ट पेशेंट कॉलीमेटर कैसे आप लगाते हो। फर्स्ट आप एक्सरे ट्यूब देख रहे हो, एक्सरे ट्यूब और ऑब्जेक्ट के बीच में आपके जो कॉलीमेटर्स लगे हुए हैं इनको आप बोलोगे प्री पेशेंट कॉलीमेटर, ठीक है। देन इसके बाद में आप ऑब्जेक्ट में से जो आपके ट्रांसमीटर रेडिएशन कहाँ तक पहुंच रही है, आपके डिटेक्टर असेंबली, डिटेक्टर एरे या फिर डिटेक्टर्स तक पहुंच रही है, उनके बीच में भी एक कॉलीमेटर सेट लगा हुआ है। इस कॉलीमेटर को आप बोलोगे पोस्ट पेशेंट कॉलीमेटर, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे ग्रिड की जगह आपने क्या काम में लिया है, पोस्ट पेशेंट कॉलीमेटर काम में लिया है, स्कैटर्ड रेडिएशन को रोकने के लिए, स्कैटर्ड रेडिएशन को लिमिट करने के लिए। और आपके जो पोस्ट पेशेंट कॉलीमेटर होते हैं इनका मेन वर्क होता है स्कैटर्ड रेडिएशन को रोकना, ताकि आपकी इमेज की क्वालिटी आपको अच्छी मिल सके, इमेज के अंदर कॉन्ट्रास्ट अच्छा मिल सके। और जो आपकी स्लाइस थिकनेस है, दैट मीन्स कंप्यूटर टोमोग्राफी क्या करती है, स्लाइसेस के अंदर इमेज लेती है, तो जो स्लाइस की थिकनेस होती है वो कौन सेट कर सकता है, आपका पोस्ट पेशेंट कॉलीमेटर सेट कर सकता है। और कितने से कितनी रेंज के बीच में, 1 से 3 mm के बीच में, ठीक है। नाउ मल्टी स्लाइस स्कैनर यूजेस ओनली सिंगल कॉलीमेटर एज प्री पेशेंट कॉलीमेटर। जो आपकी मल्टी स्लाइस स्कैनर आ रही हैं, जो सबसे पहले आपकी सिटी स्कैन यूज़ की जाती थी वो सिंगल स्लाइस स्कैनर होती थी। अब जो सिटी स्कैन मशीन यूज़ की जाती है वो मल्टी स्लाइस आती है। दैट मीन्स वो बहुत सारी स्लाइसेस के अंदर इमेज लेती है। तो ये जो मल्टी स्लाइस स्कैनर होती है केवल एक ही कॉलीमेटर यूज़ करती है, वो कौन सा होता है, आपका प्री पेशेंट कॉलीमेटर। दैट मीन्स पेशेंट और एक्सरे ट्यूब के बीच में केवल एक कॉलीमेटर का सेट लगा होगा, ठीक है। दिस प्री पेशेंट कॉलीमेटर लिमिट्स द एरिया ऑफ पेशेंट एंड डिटरमाइंस द पेशेंट डोज। ये आपका जो प्री पेशेंट कॉलीमेटर होता है ये क्या करता है कि जो एरिया ऑफ द पेशेंट, दैट मीन्स कितने एरिया में आपको एक्सपोज करना है, वो कौन डिसाइड करता है, प्री पेशेंट कॉलीमेटर डिसाइड करता है, ठीक है। दूसरी बात ये क्या करता है, पेशेंट डोज को लिमिट करता है। दैट मीन्स अगर आप जैसे आपकी जो पेशेंट को डोज लगने वाली है, आपको जो पेशेंट का जो एरिया जितना आपको स्कैन करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको 4x4 का एक पार्ट स्कैन करना है, तो आपका प्री पेशेंट कॉलीमेटर क्या करेगा, 4x4 के अंदर ही वहां पे क्या दे रहा है, रेडिएशन डोज दे रहा है। दैट मीन्स जो इसके अलावा जो पार्ट, बॉडी पार्ट था वो रेडिएशन से बच गया। दैट मीन्स पेशेंट की डोज को क्या करता है, ये कम करता है, ठीक है। रोल ऑफ पोस्ट पेशेंट कॉलीमेटर। अब अपन बात करते हैं कि जो आपका पोस्ट पेशेंट कॉलीमेटर होता है उसका क्या रोल होता है। रेस्ट्रिक्ट द एक्सरे बीम सीन बाय द डिटेक्टर एरे, ठीक है। ऑब्वियस ये बात है कि डिटेक्टर तक जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन आ रही थी वो सारी की सारी नहीं पहुंचेंगी, उनको क्या कर रहा है, वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। जो स्कैटर्ड रेडिएशन थी, जो पिनम्बरा रीजन था, उन सबको वो क्या करेगा, वहां से रेस्ट्रिक्ट कर देगा, लिमिट कर देगा, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। ये तो आप सबको पता है ना कि कोलिमेटर जो होता है वो आपका हाई एटॉमिक नंबर का बना होता है, एक्सरे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, ये लिमिट करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका रोल है पोस्ट पेशेंट कोलिमेटर का, वो आपका फर्स्ट है रेस्ट्रिक्ट द एक्सरे बीम सीन बाय द डिटेक्टर एरे। डिटेक्टर एरे को जो रेडिएशन बीम मिलनी चाहिए थी, जो उसको दिखनी चाहिए थी, वो वहाँ पे नहीं मिलेगी, उसको वो रेस्ट्रिक्ट कर लेगा, ठीक है। रिड्यूस स्कैटर्ड रेडिएशन, दूसरा रोल क्या है उसका, स्कैटर्ड रेडिएशन को वह कम करता है। तीसरा है डिफाइन स्लाइस थिकनेस, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि स्लाइस की थिकनेस को डिफाइन करता है, स्लाइस की थिकनेस को बताता है, और उसकी रेंज कितनी थी, 1 से 3 mm की थी, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं टोटल कोलिमेटर की, जो आपका प्री कोलिमेटर हो या फिर पोस्ट कोलिमेटर हो। द कोलिमेटर विड्थ इज अबाउट 50 cm एट द आइसोसेंटर टू कवर द फुल पेशेंट एंड द थिकनेस इन द जेड एक्सिस इज अबाउट 1 to 10 mm। अगर आपको फुल पेशेंट को कवर करना है, ठीक है, जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग, अगर आप वहाँ पे 3 एक्सिस होते हैं, 3D के अंदर आपकी इमेजेस ली जाती है, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। नॉर्मल जो आपकी एक्स वाई एक्सिस है वो तो आप नॉर्मल रेडियोग्राफी में भी लेते हो, बट अगर यहाँ पे अपन बात करते हैं जेड एक्सिस की, तो जेड एक्सिस की अगर बात की जाए तो जेड एक्सिस के अंदर अगर आपको थिकनेस कवर कर सकते हो आप, तो वो कितनी कर सकते हो, 1 से लेके 10 mm तक। और कोलिमेटर की विड्थ कितनी होती है आपकी, 50 cm होती है एट द आइसोसेंटर। आइसोसेंटर मतलब जो सेंटर पॉइंट होता है आपका, जहाँ पे रोटेशन होता है, वहाँ पे जो आप जो बॉडी ऑर्गन हो रहा है जिसके आप क्या कर रहे हो, रेडियोग्राफी कर रहे हो,
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्सिस के ऊपर रोटेट करा रहे हो आपकी एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर को, तो वहाँ पे जो आइसो सेंटर होता है, आइसो सेंटर के पे आपकी कॉलीमेटर की विड्थ 50 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन की। ठीक है, कॉलिमेशन की बात हो गई, आपके दो प्रकार के कॉलीमेटर हो गए, एक प्री पेशेंट कॉलीमेटर और एक पोस्ट पेशेंट कॉलीमेटर। अब अपन बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। द एक्सरे बीम इज हेट्रोजेनिक इन नेचर एंड हैंस फिल्टर्स आर यूज टू रिमूव लो एनर्जी फोटोन्स। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो एक्सरे बीम होती है उसका नेचर कैसा होता है, हेट्रोजेनिक। हेट्रोजेनिक मीन्स सारी जो फोटोन्स आएंगे उनकी एनर्जी कैसी होती है, अलग अलग होती है, एनर्जी अलग अलग। दैट मीन्स लो एनर्जी के फोटोन्स भी होंगे और हाई एनर्जी के फोटोन भी होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जो लो एनर्जी के फोटोन्स होते हैं वो आपकी इमेजिंग के अंदर कभी भी सहायता नहीं करते हैं। उनका काम क्या होता है, केवल और केवल एब्जॉर्ब डोज को बढ़ाना, दैट मीन पेशेंट की डोज को बढ़ाना और इमेज को खराब करना। तो हमको क्या करना होता है कि उन लो एनर्जी फोटोन्स को रिमूव करना होता है। तो उनको रिमूव करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, फिल्टर्स का काम में लेते हैं। ठीक है, द एक्सरे बीम इज हेट्रोजेनिक इन नेचर। जो आपकी एक्सरे बीम होती है उसका नेचर हेट्रोजेनिक होता है एंड हेंस फिल्टर्स आर यूज टू रिमूव लो एनर्जी फोटोन्स। इसलिए फिल्टर्स का यूज किया जाता है लो एनर्जी फोटोन्स को रिमूव करने के लिए। इन दिस फिल्टर ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.5 mm, कॉपर इज 0.4 mm आर यूज्ड इन मॉडर्न सिटी स्कैनर्स यूजेज 6 mm एल्यूमिनियम। जो नॉर्मल आपके सिटी स्कैनर होती थी उसके अंदर आप फिल्टर्स जो काम में लेते हो वो अगर एल्यूमिनियम का आप काम में ले रहे हो तो उसकी आपकी जो विड्थ है, दैट मीन्स मोटाई है, वो कितनी होगी, 2.5 mm होगी। अगर आप कॉपर का फिल्टर काम में ले रहे हो तो उसकी विड्थ होगी 0.4 mm। बट आपकी जो अब मॉडर्न सिटी होती है, मॉडर्न सिटी के अंदर एल्यूमिनियम का फिल्टर काम में लिया जाता है जिसकी विड्थ होती है 6 mm। ठीक है, सिंस पेशेंट क्रॉस सेक्शन इज एलिप्टिकल, एक्सरे passes lesser through the tissue at the periphery than at the center of the body। दैट मीन्स क्या हुआ कि आप जो पेशेंट का बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है, एलिप्टिकल होता है। एलिप्टिकल दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है, सेंटर पे तो क्या होती है उसकी विड्थ कम होती है और पेरिफेरी के पे ऊपर क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर सेंटर पे विड्थ ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या होगा, रेडिएशन ज़्यादा पास आउट हो पाएगी, और पेरिफेरी पे उसकी अगर विड्थ ज़्यादा होगी तो पेरिफेरी पे कम पास आउट हो पाएगी। तो यही बता रहे हैं कि एक्सरे पासेस लेसर थ्रू द टिश्यू एट द पेरिफेरी। पेरिफेरी दैट मीन्स किनारे, किनारों पे से आप टिश्यू के जो किनारे होंगे वहाँ पे रेडिएशन कम पास हो पाएगी और जो आपका सेंटर है बॉडी का वहाँ से ज़्यादा जा पाएगी। ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बो टाइप फिल्टर अपन यूज़ करते हैं, ऐसे फिल्टर्स यूज़ करते हैं जो क्या करें आपको कि आपकी जो रेडिएशन है वो सेंटर से भी उतनी ही पास हो और पेरिफेरी से भी उतनी ही पास हो। टू सॉल्व दिस इश्यू बो टाइप फिल्टर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ फॉर हेड एंड बॉडी स्कैनिंग आर यूजेस। बो टाइप फिल्टर्स आते हैं, ठीक है, अलग अलग साइजेस के आते हैं हेड और बॉडी स्कैनिंग के लिए, उनको हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि बो टाइप फिल्टर कैसे होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो आपके एक्सरेज आ रही है। फ्लैट फिल्टर अगर आप यूज़ करते हो तो फ्लैट फिल्टर क्या करेगा कि जो बीम आ रही है उनके लो एनर्जी फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और हाई एनर्जी फोटोन्स को जाने देगा। बट यहाँ पे जो बो टाइप फिल्टर्स होते हैं वो आप देख सकते हो कि बो टाइप फिल्टर्स का क्या होता है कि सेंटर पे यहाँ पे क्या होती है, विड्थ कम होती है, और पेरिफेरी पे यहाँ पे क्या होती है, विड्थ ज़्यादा होती है। दैट मीन्स बो टाइप फिल्टर्स क्या करते हैं कि आपकी जो एक्सरेज होती है उनके एनर्जी को कंपनसेट करते हैं, बराबर करते हैं, ताकि सेंटर से भी बराबर रेडिएशन गुजरे और पेरिफेरी से भी बराबर रेडिएशन गुजरे। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द गैंट्री विच इज़ नोन एज द डिटेक्टर। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे डिटेक्टर्स की। ठीक है, डिटेक्टर्स दैट मीन्स जो डिटेक्ट करके आपकी क्या कर रहे हैं, इमेज डिस्प्ले कर रहे हैं, इमेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इमेज बना रहे हैं। ठीक है, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिटी स्कैन डिटेक्टर आर एज फॉलोज। दैट मीन्स कि आपकी जो सिटी स्कैन के डिटेक्टर्स है वो कैसे होने चाहिए, स्मॉल साइज विद गुड रेजोल्यूशन, उनकी साइज़ कम होनी चाहिए। ठीक है, और रेजोल्यूशन जो इमेज का दे वो आपका अच्छा मिलना चाहिए। हाई डिटेक्शन एफिशिएंसी, रेडिएशन को डिटेक्ट करने की उनकी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। फास्ट रिस्पॉन्स, उनका रिस्पॉन्स जल्दी आना चाहिए। वाइडली डायनेमिक रेंज, उनकी रेंज भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जनरली टू टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स आर यूज्ड।
मेनली यहाँ पे आपके जो सिटी स्कैन के अंदर होते हैं, आप दो प्रकार के डिटेक्टर्स यूज़ करते हो। फर्स्ट आता है आपका आयोनाइजेशन चेंबर गैस फील्ड डिटेक्टर, और सेकंड आता है आपका सॉलिड स्टेटेड डिटेक्टर सिंटिलेशन डिटेक्टर विद पीएमटी। जैसा कि आपका सब्जेक्ट रेडियोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी में आपका टॉपिक आता है रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट। वहाँ पे आप 6 प्रकार के प्रिंसिपल्स और उनके डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करते हो। तो वहाँ पे भी आपका जो फर्स्ट प्रिंसिपल आता है वो आपका आयोनाइजेशन होता है, और उसमें आपकी जो फर्स्ट डिवाइस आती है वो आती है थिम्बल चैम्बर। ठीक है। दूसरा आपका वहाँ पे जो सेकंड प्रिंसिपल आता है वो आपका कौन सा आता है, लुमिनिसेंस आता है, और लुमिनिसेंस में आपकी जो डिवाइस आती है वो सिंटिलेशन डिटेक्टर आता है। दैट मीन्स वहाँ पे जो आपने फर्स्ट 2 डिवाइसेस पड़ी थी, ठीक है, गैस फील्ड डिटेक्टर्स आयोनाइजेशन चैम्बर जो होता है, ठीक है, और दूसरा आपका सिंटिलेशन डिटेक्टर विद पीएमटी। तो वो दोनों डिटेक्टर ही हम यहाँ पे सिटी स्कैन में काम लेते हैं, इमेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इमेज बनाने के लिए ये रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं और इमेज बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे आयोनाइजेशन चैम्बर की। दैट मीन्स आयोनाइजेशन चैम्बर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आयोनाइजेशन चैम्बर क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, और ये कैसा डिटेक्टर होता है, और ये किस तरीके से रेडिएशन को डिटेक्ट करके इमेजिंग में आपकी हेल्प करता है। जैसा कि आपको पता है कि गैस फील्ड डिटेक्टर या फिर जो आपके आयोनाइजेशन डिटेक्टर होते हैं वो आयोनाइजेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। अब आयोनाइजेशन का प्रिंसिपल क्या होता है एक बार दोबारा से बता देता हूँ आपको, कि जो भी आपकी रेडिएशंस होती हैं यहाँ पे, जो अब आप सिटी में काम में लेते हो, एक्सरे में काम में लेते हो, ये सारे के सारे आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। दैट मीन्स ये एटम्स को क्या करती है, आयोनाइज करती है, और इसी प्रोसेस को, दैट मीन्स ये जो आयोनाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, इसी को आप काम में लेते हो रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है। हाँ, होगा क्या कि आपकी एक्सरेज जो होंगी वो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट की बॉडी पे गिरेंगी, बॉडी पे गिरने के बाद में वो बॉडी में से ट्रांसमिट होकर कहाँ तक पहुँचेंगी, डिटेक्टर तक पहुँचेंगी। अब जैसा कि आपको पता है कि आपका जो बोनी पार्ट होगा वो क्या करेगा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। और जो आपका सॉफ्ट टिश्यू होगा वहाँ से रेडिएशन पास होकर आपके डिटेक्टर तक पहुँचेंगी। दैट मीन्स जो डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्टर तक जो रेडिएशन पहुंचेंगे वहां पे क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा, और आयोनाइजेशन से वो डिटेक्टर रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा। बट जहां पे नहीं पहुंचेंगे वहां पे वो डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और इसी मेथड के बेस पे या फिर इसी के प्रिंसिपल के बेस पे आपका डिटेक्टर क्या बनाता है, इमेज बनाता है। ठीक है। Xenon gas filled detector has high atomic number 54 and its K shell binding energy is 35 keV। जैसे मैंने आपको रेडियोथेरेपी में भी बताया था कि जो गैस फील्ड डिटेक्टर्स होते हैं इनके अंदर आप लोग आयोनाइजेशन का प्रिंसिपल का काम में लेते हो, और जो डिवाइस होती है, डिवाइस के अंदर आप एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसमें आप गैस फिलअप करते हो, और वहाँ पे जो आप गैस फिलअप करते हो वो ज़्यादातर नोबल गैसेस फिल की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके सिटी स्कैन के जो गैस फील्ड डिटेक्टर होते हैं इसके अंदर जिनोन गैस आप फिलअप करते हो, उसका एटॉमिक नंबर हाई होता है 54 होता है, और इसकी के बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, 35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है। When X-ray falls on detector, ionization take place and electric charges are produced। जैसा कि आपको पता है कि आयोनाइजेशन में यहाँ पे होता क्या है कि जैसे रेडिएशन आपकी डिटेक्टर पे गिरेंगी तो वहाँ पे जो आपकी ट्यूब है, ठीक है, उस ट्यूब के अंदर गैस भरी हुई है, वहाँ पे आयोनाइजेशन होगा, आयोनाइजेशन होने के कारण आयन पेयर्स बनेंगे, आयन पेयर्स बनेंगे, उन आयन पेयर्स से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है जो सर्किट के अंदर आप डिटेक्ट कर लेते हो। ठीक है। दीज चार्जेस आर कॉन्स्टिट्यूट एंड इलेक्ट्रिक सिग्नल दैट इज एम्पलीफाइड एंड डिजिटाइज। ये चार्जेस क्या करते हैं, जो आयन पेयर्स बनते हैं क्या करते हैं, मिलते हैं सारे कॉन्स्टिट्यूट और इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाते हैं, और इस सिग्नल को आप फिर एम्पलीफाई करते हो, और एम्पलीफाई करके इसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हो, और उसके बाद में आप इमेज का कंस्ट्रक्शन करते हो। दिस डिजिटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट एक्सरे इंटेंसिटी। जो आपके डिजिटाइज्ड आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है, ठीक है, वो आपका प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट एक्सरे, जो एक्सरे आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्सरे ज़्यादा होगी तो आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से जो आपके डिजिटाइज्ड सिग्नल है वो आपको ज़्यादा मिलेंगे, अगर वहाँ पे इंटेंसिटी कम होती है तो आपको कम सिग्नल मिलेंगे। ठीक है। जिनोन एक्सरे डिटेक्टर इज स्मॉल इन साइज एंड इलोंगेटेड इन बीम डायरेक्शन। ठीक है। जो आपके जिनोन के जो एक्सरे डिटेक्टर आप यहाँ पे काम में लेते हो वो साइजेस में स्मॉल होते हैं, और जैसा कि आपने डिटेक्टर्स के अंदर वहाँ पे पढ़ा कि आपको जो डिटेक्टर्स चाहिए सीटी स्कैनर में उनके साइज हमेशा छोटी होनी चाहिए। ठीक है। एंड इलोंगेटेड इन बीम डायरेक्शन। इलोंगेटेड दैट मीन्स आप इनको सिचुएट करते हो, कैसे लगाते हो, बीम की डायरेक्शन में इलोंगेट करते हो ताकि रेडिएशन को डिटेक्ट करने में आसानी रहे। It is aligned with the focal spot uniform
लेस डिपेंडेंट ऑन द स्टेबल हाई वोल्टेज एंड हैज़ इनबिल्ट कोलिमेशन। जो आपके यहाँ पे डिटेक्टर आते हैं जिनोन के, इनके अंदर आपका इनबिल्ट कोलिमेशन आता है। इनबिल्ट कोलिमेशन का मतलब आपको यहाँ पे पोस्ट पेशेंट कोलिमेटर लगाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। द नंबर ऑफ चैम्बर्स आर अप टू 1000 एंड द डिटेक्टर अपर्चर इज 1 to 2 mm फॉर 100 mm लेंथ। दैट मीन्स कि आपका जो ये डिटेक्टर्स होते हैं, इसमें अगर आप यहाँ पे काम में लेते हो तो आपको आयोनाइजेशन चैम्बर काम में लेने होंगे। और यहाँ पे आयोनाइजेशन चैम्बर की संख्या कितनी होती है? कम से कम आप यहाँ पे 1000 आयोनाइजेशन चैम्बर काम में लेते हो एक्सरे को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है। द डिटेक्टर अपर्चर इज 1 to 2 mm फॉर 100 mm लेंथ। दैट मीन्स 100 mm लेंथ के लिए आपके यहाँ पे डिटेक्टर अपर्चर की वैल्यू कितनी होती है? 1 से 2 mm। इट इज़ हाईली डायरेक्शनल एंड इट शुड बी पोजिशन इन द फिक्स्ड ओरिएंट। जो आपके जिनोन के जो एक्सरे डिटेक्टर होते हैं, गैस फील्ड डिटेक्टर होते हैं, डायरेक्शनल ज़्यादा होते हैं। दैट मीन्स डायरेक्शन पे इनकी डिटेक्शन एफिशिएंसी डिपेंड करती है। तो इनको अपने को एक फिक्स्ड ओरिएशन में ही डिटेक्ट, या दैट मीन्स इनको पोजिशन करना होता है, एक फिक्स्ड डायरेक्शन में ही इनको हमको पोजिशन करना होता है। ठीक है। अब आपका बचता है यहाँ पे दूसरा डिटेक्टर, सिंटिलेशन डिटेक्टर की अगर अपन बात करें तो सिंटिलेशन डिटेक्टर आपका कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? लुमिनिसेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और सिंटिलेशन के डिटेक्टर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।